चालू कर दी रिकॉर्डिंग। हो गया ना। देखो 15 नंबर बता रहे हैं, ये है 2.15 2.15। देखो इसमें कहता है कि हाँ यहाँ तक ठीक है, पर उससे थोड़ा ऊपर नहीं चलिएगा। अच्छा, देखो कहता है एक स्फेरिकल सेल है, ये एक स्फेरिकल सेल है जिसका कहता है कि ये थिकनेस है, ये सेंटर हो गया। तो इसमें कह रहा है कि इनर रेडियस, भीतरी त्रिज्या जो है R1 है, और ये R1, और आउटर रेडियस बाहरी त्रिज्या R2 है। अब कह रहा है कि सेल के अंदर सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज देंगे, और फिर कहता है कि ये पूरे स्पेयर पर ये प्लस कैपिटल क्यू चार्ज दे दिया गया है। तो अब कहता है इसमें कि ए नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ए नंबर में a charge q is placed at the center of the cell, what is the surface charge density on the inner and outer surface। कहता है अगर इसके भीतर प्लस क्यू चार्ज, इसके सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज कैपिटल में दे देते हैं, तो भीतरी जो स्पेयर है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालिए, और कहता है कि बाहरी सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालिए। तो एक चीज बताओ कि ये स्फेयर है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटा ए होता है। जा रहा है आवाज, आवाज जा रहा है रामदेव। अब ये बताओ तुम, सिग्मा इक्वल टू क्यू बटा ए, तो क्यू क्या है यहां, बोलो कोई बोलो, क्यू क्या है यार। नहीं, ये जो फॉर्मूला लिखे हैं, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू कहां पर चार्ज होगा स्पेयर का, सरफेस पर होगा। सरफेस के बाहर रहेगा तो फिर वो चार्ज काउंट नहीं होगा। ये हो सिग्मा बराबर क्यू बाई, का मतलब हो गया टोटल चार्ज ऑन द सरफेस बाय सरफेस एरिया। तो अब देखो यहां जो प्लस क्यू चार्ज दिए हुए हैं, ये तो सरफेस पर तो नहीं है। जब इसके भीतर प्लस क्यू चार्ज रखेंगे, इसका भीतरी सरफेस पर क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज प्रेरित हो जाएगा, इंड्यूस चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। इसलिए भीतरी स्पेयर है, भीतरी गोला जो R1 त्रिज्या का है, उस पर टोटल चार्ज कितना आया, गलत। सर भीतर में टोटल चार्ज शून्य है, लेकिन सरफेस पर माइनस क्यू ना है जी। सरफेस जैसे ऐसे है, इस पर तो इसके सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, ए का मान हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर। यही आंसर हो गया, कोई दिक्कत है। अब तुम ही बताओ कि ये आउटर सरफेस, ये भीतरी स्पेयर को हम मान लेते हैं ए स्क्वायर, अब बाहरी को बी। तो अब इसमें बताओ कि बी नंबर में, बी पर जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ये कुल आवेश बाय क्या हो गया, एरिया, एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर। तुम कोई बताओ जल्दी से कि टोटल चार्ज कितना होगा बाहरी सरफेस पर, कैपिटल क्यू की स्मॉल क्यू, गलत है, क्या कुछ जुड़ा है, आगे कोई बताओ, और कोई बताओ तो। तुम लोग को जो हम संधारित्र पढ़ाए हैं कैपेसिटेंस, कुछ भूल रहे हो। हम देखो जब यहां माइनस क्यू चार्ज प्रेरित होगा तो बाहर कितना होगा, प्लस क्यू। तो ये जो प्लस क्यू इसके केंद्र पर है, यहां पर माइनस क्यू प्रेरित हुआ, तो इधर क्या आ जाएगा,
प्लस क्यू प्रेरित हुआ तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस कैपिटल क्यू और प्रेरित यानी इंड्यूस चार्ज प्लस क्यू, यहाँ हो जाएगा क्या, क्यू प्लस क्यू हो जाएगा बाय 4πr2 स्क्वायर। कोई दिक्कत है? देखो एक चीज इसको फिर से हम बता रहे हैं। देखो ये जो है भीतरी गोला, इसके केंद्र पर क्यू चार्ज दिया हुआ और इसका जो है रिएक्टर दिया हुआ है R1 इस स्क्वायर ए मोमेंट। अब एक चीज बताओ तुम कि ये जो लिखते हो तुम सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए चार्ज बाय एरिया लिखते हो ना, तो चार्ज कहां पर, सरफेस पर टोटल चार्ज, ये चार्ज सरफेस पर है, बोलो इस पर है, ये खोखला गोला है, ये तो सेंटर पर ये चार्ज तो नहीं आएगा यहाँ। तो तुम जानते हो कि जैसे कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज अंदर लग गई है तो निकट वाला सरफेस पर उतना ही माइनस चार्ज प्रेरित होता है और बाहरी कानून म्यूट करने के लिए बोलो तो सब आ जा रहा है उसमें। और हम तुमको बता रहे थे सिग्मा 1, तो इसके सरफेस पर टोटल चार्ज क्या होगा, ये चार्ज तो है नहीं, इसमें इंड्यूस चार्ज प्रेरित चार्ज होगा, ये इंड्यूस चार्ज माइनस क्यू होगा, क्या हो जाएगा यहाँ सिग्मा बराबर माइनस क्यू बाय 4πr1 स्क्वायर। हाँ बोलो जी रामदेव, आप क्लियर है रामदेव? अब देखो तुम ये जो है स्पेयर जो है इसका थिकनेस है, इसमें एक बाहरी त्रिज्या भी है एक भीतरी त्रिज्या भी है, तो इसको जो है अल्ट्रा स्पेयर है, देखो ये, तो ये तो हो गया क्या जो हो गया, ये इसका मोटाई हो गया कंडक्टर का। अब कहता है बाहरी त्रिज्या R2 है, तुम जानते हो इस चार्ज के कारण निकट वाले सरफेस पर जितना चार्ज माइनस में प्रेरित हुआ इंड्यूस हुआ, इतना ही प्लस चार्ज इधर भी इंड्यूस होगा। और पहले से इस पर कितना चार्ज दिया हुआ था, कैपिटल क्यू दिया हुआ था, टोटल चार्ज इसके सरफेस पर कितना हो गया, इतना प्लस इतना हो गया, तो क्या हो जाएगा क्यू प्लस क्यू बाय 4πr2 स्क्वायर। सिंपल हो, क्लियर हो गया? ठीक, अब देखो अब कह रहा है इसमें कि इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी जीरो। अब कहता है कि ये कैविटी हो गया, ये क्या हो गया, ये इतना मोटाई का एक खोखला गोला हो गया। बी नंबर में पूछता है क्या इसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, हाँ या नहीं बोलो। कैसे नहीं बोले जीरो होगा, तुम पढ़े हो गॉस थ्योरम में कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होता है। देखो तो इसके भीतर भीतर टोटल चार्ज क्या हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो, तो ई बराबर लिखोगे तुम जीरो बटा आर स्क्वायर, जीरो होगा कि नहीं, तब तो पढ़वे किए हो तुमको, ऐसे भी तुमको याद रखना है चार्ज पार्टिकल के भीतर प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। हो गया ठीक। अब देखो इसमें जो है इस 15 के बाद दो क्वेश्चन जो है ये थ्योरी है, जैसे कि 17 है ये पढ़ा चुके हैं, ये ई बराबर पढ़ाए ना गॉस थ्योरम में कि लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, यही थ्योरी है। इसको छोड़ देते हैं और 18 बता रहे हैं, 18 नंबर। क्या दिक्कत हो रहा है ठीक, वहां बोर्ड क्लियर जाएगा ना। हाँ 2.18 इसमें कहता है क्या, देखो एक हाइड्रोजन एटम है
कहता इसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और बॉन्डेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम। एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से 0.53 एंगस्ट्रॉम पर बॉन्डेड है। यानी मान लो कि ये ए है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये बी है, यहां पर मान लो प्रोटॉन है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब कह रहा है इसमें कि ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए। तो तुम जानते हो U बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। प्रोटॉन का चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 बाय R 0.53 इंटू 10 टू द पावर -10। इतना जूल हो गया। अब निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बोलो रामदेव, क्या करना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए? जा रहा है बात जी? हाँ बोलो, क्या करें? नहीं आ रहा है? हाँ? ये जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी को याद है? जिस तरह से सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, उसी तरह से जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हम लिखा दिए तुम लोग को 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को में लाना है तो इससे डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटाना है तो मल्टीप्लाई करना है ना। तो क्या हो जाएगा, इतना जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो यहाँ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड करेंगे। दिखाई दे रहा है ना? अब देखो, ये और ये एगो कैंसिल हो गया। अब जो बचा वही आंसर हल कर लोगे तुम लोग, आंसर चेक कर लोगे, बुक में आंसर है। अब देखो बी नंबर, देखो इसका बी नंबर, what is the minimum work required to free the electron given that its kinetic energy in the orbit is half the magnitude of potential energy obtained in A। देखो इसमें कहता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से 0.53 एंगस्ट्रॉम के दूरी पर क्या है, बॉन्डेड है। कहता है कि इसको अलग करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। मतलब क्या, आप अलग करने के लिए क्या करना होगा, वर्क करना पड़ेगा। तो यह अलग कब होगा, जब यह हट करके इन्फिनाइट डिस्टेंस पर चला जाए। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो इतना डिस्टेंस पर है, उसका जो टोटल एनर्जी है, जितना टोटल एनर्जी होगा वही कहलाता है इसका बॉन्डेड एनर्जी, यानी उतना एनर्जी से बॉन्डेड है। तो अलग करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, उतनी एनर्जी चाहिए ना। अगर मान लीजिए बॉन्डेड है +10 एनर्जी से, तो अलग करने के लिए चाहिए -10 एनर्जी, या बॉन्डेड अगर है -10 जूल से, तो अलग करने के लिए चाहिए +10 जूल। तो बॉन्डेड जितना एनर्जी से है उसको निकालना है। तो तुम जो है केमिस्ट्री में पढ़े होगे कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर जो चक्कर काटता है उसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल चुके हो। ये जो है
ये पोटेंशियल एनर्जी निकाल चुके हो कितना, -9 इंटू 1.6 बाय 0.53 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये निकाल चुके हो पोटेंशियल एनर्जी। अब क्वेश्चन में कहता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर जिस काइनेटिक एनर्जी से चक्कर लगा रहा है वह काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होगा। तो काइनेटिक फ्रॉम क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, P/2 होगा ना। तुम बताओ रामदेव, इस मान खोलो, जैसे यहां लिखा हुआ है -9 इंटू 1.6 बाय 0.53 गुना 2, सही है या गलत है? इसका आधा कर दिए ना जी, सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं? हाँ सही करो, क्या सही होगा? उल्टे तुम बोल रहा है, P/2 ये तो ठीक है। अरे P/2 करेंगे, P का मान कितना हो जाएगा, इतना इंटू इतना बाय इतना बाय 2 करेंगे तो 2 तो है, ठीक है तो है, समझ रहे हो ना। मान लेते हैं ऊपर वाला 10 है तो नीचे वाला 10 वाला 10/2 होगा ना जी, वही लिखे हैं ना। अब एक चीज बताओ, इसमें एक चीज गलत है, तुम लोग बताओ क्या गलत है। ये 11th का चीज है, 11th तो हम तुम लोग को पढ़ाए नहीं, इसमें से तुम खोजो गलती, और गलती अगर नहीं खोज सकोगे तो इस सवाल गलत बन जाएगा। जल्दी, नहीं आ रहा है बात दिमाग में? रामदेव, शाश्वत है जुड़ा हुआ, शाश्वत है, शाश्वत हो, शाश्वत है जुड़ा। अब एक चीज बताओ तुम कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, कोई बोलो रामदेव। दोनों होता है, अभी भी देखो निगेटिव यहां झलक रहा है। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, और काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं होता है। हाफ mv² के टर्म में होता है ना काइनेटिक एनर्जी जी, m तो पॉजिटिव होगा हमेशा। अब भी अगर निगेटिव हो है भी तो क्या लगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना, ये बात अगर ध्यान में नहीं रखोगे तो तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ माइनस में लिखे हैं, तो माइनस में जब लिखे हैं तो टोटल एनर्जी दोनों को ऐड करेंगे तो ज्यादा ना हो जाएगा, माइनस माइनस जुट जाएगा, तो आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि ये गलत लिखे हुए हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जब हम माइनस को तुम प्लस करो। अब सही हुआ, यही एरर था इसमें, काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं होता, समझ गए ना आप? अब देखो ये P और Q पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की जोड़ देंगे टोटल एनर्जी, यही कहलाता है बॉन्डेड एनर्जी। इतने एनर्जी से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है एक दूसरे से बॉन्डेड है, इसको तोड़ने के लिए, इसको अलग करने के लिए हमको इतने ऊर्जा चाहिए, तो इसलिए हम यहां लिखेंगे अतः अभिष्ट ऊर्जा, therefore required एनर्जी, अतः आवश्यक ऊर्जा U बराबर हो जाएगा, या सीधा लिखो ऊर्जा बराबर P प्लस K, छोड़ दे कर दोगे, अब क्या हो जाएगा, इतना बराबर हो जाएगा P का मान 9 इंटू 1.6 बाय 0.53 अब प्लस फिर 9 इंटू 1.6 बाय 0.53 इंटू 2। अब देखो ये लेस करेंगे, ये ज्यादा है ये कम, तो इसका साइन आ जाएगा माइनस हो जाएगा 9 इंटू 1.6 बाय 0.53 इंटू 2, इतना हो गया
ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिए थे हम, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही हो गया आंसर, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे ना, बुक से आंसर मिला को मिल जाएगा। देखो अब 2.19 इसमें कहता है if one of the electron of H2 molecule is removed, we get a hydrogen molecular ion H2 plus. In the ground state of H2 plus, the two protons are separated इतना and electron is roughly 1 angstrom from each. देखो इसमें कहता है कि H2 हाइड्रोजन एटम में से, यानी इसमें से कहता है कि इसमें दोनों प्रोटॉन का डिस्टेंस दिया हुआ है। ये प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब कहता है कि इससे जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो H2 प्लस आयन जो बनता है उसमें से दोनों प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस इतना रहता है और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस दोनों से 1 एंगस्ट्रॉम है। यानी अगर यहां पर मान लेते हैं ये A, ये B और यहां C, ये A पर क्या है, A पर जो चार्ज होगा प्लस, B पर जो चार्ज होगा प्लस क्योंकि प्रोटॉन है, और C पर जो चार्ज होगा माइनस, और इसका डिस्टेंस दिया हुआ है रिमूव करने के बाद 1 एंगस्ट्रॉम हो जाता है दोनों से। अब कहता है कि इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी छोड़ दे, बन जाएगा क्या लगा पोटेंशियल? हाँ बोलो। H2 से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन ना बचेगा, तो 2 प्रोटॉन तो है ही, तो दोनों प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस रह जाता है इतना, और एक इलेक्ट्रॉन जो बच जाता है, एक इलेक्ट्रॉन तो रिमूव कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन जो बच जाता है वह दोनों प्रोटॉन से एक एक एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पर आ जाता है। बस इतने क्वेश्चन किया हुआ, कोई दिक्कत? अब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो यहां से ई दोनों को पहले करेंगे, क्या लगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख देते हैं, के, तो ई इंटू ई बाय इसमें 0.53 इंटू 10 टू द पावर -10, फिर प्लस, आप देखो ई दोनों के लेते हैं, के क्या हो जाएगा ई इंटू पोटेंशियल साइन लिखना है माइनस ई बाय 1 इंटू 10 टू द पावर -10, फिर प्लस के, ई दोनों हो जाएगा ई इंटू माइनस ई बाय 1 इंटू 10 टू द पावर -10, छोड़ दें। अब क्या हो जाएगा यहाँ के ई स्क्वायर बाय 10 टू द पावर -10 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा तुमको कितना 1/0.53, यहाँ -1 तो -2 बचेगा, ठीक है, तो दिक्कत ये 1 1 बचा तो -1 -1 -2 हो गया। अब यहाँ लगा के ई स्क्वायर बाय 10 टू द पावर -10, यहाँ हो जाएगा 0.53, 1 माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, इतना हो जाएगा। इतना क्या हो गया, जूल हो गया। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ देखो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ई का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, फिर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू इसको लेस कर देना तो कितना बचेगा यहाँ -0.06 बचेगा, बार 10 टू द पावर -10 इंटू 0.53, इसको तुम डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा ये।
अब ये दोनों कैंसिल हो गया, अब इसको हल कर लो, यही आंसर हो गया। अब देखो अन गया होगा दोनों। देखो कहता है एक कंडक्टर ये है, इसका रेडियस मान लो ए, इसका रेडियस बी, कि दोनों को कहता है एक वायर से जोड़ देते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द टू स्पेयर। अब देखो इस स्पेयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लेते हैं, इस स्पेयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान लेते हैं, तब कहता है E1 बाय E2 इक्वल टू व्हाट। हाँ दिखाई दे रहा है रामदेव? बताओ तो कैसे बनेगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 1 मिनट टाइम देते हैं तुम लोगों को। बोलो, जब वायर से जोड़ देंगे तो क्या चीज बराबर हो जाएगा दोनों का? गुड, हाँ। तो इसका विभव अगर V1 है, इसका विभव V2 है, तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो तुम पढ़ चुके हो, तो चूंकि कनेक्टेड के बाद लॉस ऑफ चार्ज के बाद क्या हो जाएगा? V1 बराबर V2, और तुम जानते हो E बराबर क्या होता है? V बाय R होता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू R होगा। इसलिए V1 के जगह क्या हो जाएगा? E1 A, और V2 के जगह क्या हो जाएगा? E2 B हो जाएगा। इसलिए E1 बाय E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? B बाय A, यही आंसर हो गया। अब देखो इसमें जो है एक क्वेश्चन करता है कि दोनों स्पेयर में जिसका जो है रेडियस ज्यादा है, ज्यादा फैला होगा, और कहता है उसका रेडियस यानी कम है, नोकीला होगा वो। कहता है कि रेडियस जब कम है तो नुकीले भाग पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है। क्यों? तो तुम जान रहे हो, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। सिग्मा इक्वल टू होता है Q बटा A। अगर मान लेते हैं कि ज्यादा फैला हुआ रहेगा तो एरिया ज्यादा होगा, तो सिग्मा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि नुकीला रहेगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा का मान ज्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई ऐसा चार्ज पट, उसको हम अगर ऐसा कर दें, इस पर वही चार्ज उतने हैं दोनों पर, तो इसका सिग्मा ज्यादा होगा, किसका सिग्मा? नीचे वाला के ऊपर वाला का? नीचे वाला का होगा। इसका एरिया कम ना होगा जी, पतला हो जाएगा तो एरिया कम होगा। तो अगर रेडियस कम हो जाएगा तो घटते घटते क्या हो जाएगा? जैसे कि कोई स्पेयर रेडियस घटाते जाएगा, घटते 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 क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा इससे, तो क्या ये नुकीला भाग बन जाएगा? तो नुकीला भाग हो जाएगा तो एरिया कम हो जाएगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि तुम जानते हो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया।